नमस्कार। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो लोकतांत्रिक राजनीति है यानी नागरिक शास्त्र है, उसका पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मुझको उम्मीद है कि यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनेंगे, आपके वो MCQ हो या अति लघुत्तरीय हो या लघु उत्तरीय हो, उन सभी प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। देखिए, सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सत्ता क्या होता है। सबसे पहले सत्ता के बारे में समझना है कि सत्ता क्या होता है। देखिए, सत्ता का मतलब अर्थ होता है शासन। याद रखिए, सत्ता का जो अर्थ होता है वो होता है शासन। जैसे शासन का अर्थ मतलब क्या होगा? शासन का मतलब होता है सरकार, यानी किसकी सरकार है और उसमें जो शेयरिंग है, जो पार्टनरशिप है आपका, क्या उस शासन में जो आपके ऊपर शासन चल रहा है, जो आपके ऊपर गवर्नमेंट है, क्या उसमें आम लोग की भूमिका है कि नहीं है। इसी को देखिए पावर शेयरिंग कहते हैं। जो आपके ऊपर शासन चल रहा है उसमें आम लोगों की सहभागिता है कि नहीं है, आम लोग का सहयोग है कि नहीं है। क्योंकि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे परिभाषा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है कि जब किसी देश में शासन की शक्ति यानी जो पावर है एक व्यक्ति एक समूह में के हाथ में न होकर यदि अलग अलग समुदायों और संस्थाओं के बीच में बटी है तो उससे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी किसी भी स्टेट की बात कर लेते हैं, जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश की बात कर ले रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में CM है। अब इनका जो पोस्ट है ये इनके बदौलत नहीं है, यहाँ की आम जनता के बदौलत है। यानी ये निर्भर किस पे हुए हैं? चुनाव हुआ है, वोटिंग किया गया है। तो इनका जो ये पद मिला है वो हमारे सहयोग से मिला है। तो जब ये शासन सत्ता सरकार हमारे ऊपर चला रहे हैं तो आम लोग के बीच में एक भावना क्या है कि भाई हमने इनको बनाया है, यानी सरकार का जो निर्माण है हमारे द्वारा हुआ है। तो उस तरह होता क्या है, एक अपने आप में आत्मगौरव होता है कि नहीं भाई, जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर शासन कर रही है उसमें हमारा सहयोग है। हम ही लोगों ने गवर्नमेंट को बनाया है, ना कि गवर्नमेंट हम लोग को बनाई है। तो ये जो मानसिक भावना है यही पावर शेयरिंग कहलाता है। यानी वही कह रहा है कि जब किसी देश की शासन शक्ति एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न होकर अलग अलग समूह, समुदायों और संस्थाओं के बीच में बटी होती है तो उससे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। याद रखिए, बोले हैं सत्ता की जो साझेदारी होती है ये लोकतंत्र की आत्मा होती है। यानी लोकतंत्र शासन व्यवस्था क्या होती है? तो जनता के द्वारा जो जनता प्रशासन होता है उसे लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, लोकतंत्र की आत्मा होती है। सत्ता की जो साझेदारी होती है लोकतंत्र की आत्मा होती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, कोई भी जाति, वो कोई भी वर्ग जो हो गया अपने आप को हीन भावना से नहीं देखता है। यानी सर्वे सर्वा एक तरह से कह लीजिए कंप्लीट रूप से, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें प्रत्येक समुदाय का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक जाति का, हर एक पूरा जो उस राष्ट्र में या जो उस राज्य में व्यक्ति रह रहा है उसका सरकार में जो सहयोग होता है वहीं पावर शेयरिंग होता है, सत्ता की साझेदारी होता है। देखिए नीचे जो आप लोग हेडिंग देख रहे हैं कि सत्ता की जो साझेदारी होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी क्यों ये आवश्यक, सत्ता की साझेदारी जो है ये क्यों आवश्यक है। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है संघर्ष को कम करना। जैसे मान लीजिए कोई अगर जो गवर्नमेंट बनी है, कोई सरकार बनी है, उसमें अगर जो आपके देश के किसी एक समुदाय का विशेष सहयोग है, दूसरे समुदाय का उसमें सहयोग नहीं है या वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, उसमें उस सरकार को चूज करने में उसका कोई योगदान ही नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि आपसी मतभेद होगा। और आपसी जब मतभेद होगा तो दो वर्गों के बीच में, दो समुदायों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। और जब सत्ता की साझेदारी होती है तो सत्ता की साझेदारी होने से देखिए एकता भी, हमारे देश में एकता और अखंडता जो है बनी रहती है, ताकि सभी लोग अपने आप को, उस देश को ये समझते हैं कि भाई ये देश हमारा है, कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमने बनाया है। तो यूनिटी की भावना जो होती है सभी के अंदर होती है, सभी को भागीदारी देना, ये इसका सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य होता है। लोकतंत्र को स्थिर बनाना, जब ऐसा व्यवस्था हो जाएगा, यानी आम जनमानस या प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति समूह, हर एक लोग जब सत्ता में भागीदारी देंगे
तो वह लोकतंत्र स्थिर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये शासन व्यवस्था ऐसा हो जाएगा कि वो तुरंत खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब सत्ता में सबकी साझेदारी हो जाएगी तो वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थिर माना जाता है। माना जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक टिकाऊ रह सकती है। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा कि सत्ता की साझेदारी क्या है। अगर जे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम लोग दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं। आइए चलते हैं, इसके दो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले शुरू में आपको बता दें, दो देशों का ऐतिहासिक परिचय हम लोग को देखना है। एक सत्ता की साझेदारी का पॉजिटिव रूप देखेंगे हम लोग बेल्जियम में, और दूसरा जो है नकारात्मक रूप देखेंगे हम लोग श्रीलंका में। तो सबसे पहले हम लोग बेल्जियम के बारे में समझ रहे हैं। आइए देखते हैं बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का सफल उदाहरण क्या है। देखिए, बेल्जियम की जो बनावट है एक प्रकार की जटिल बनावट थी। क्या जटिल बनावट थी? तो पूरे बेल्जियम में देखिएगा 59% जो है, 59% पूरे बेल्जियम की बात हो रही है, 59% जो है डच बोलने वाले लोग रहते थे, और 40% जो है आपके फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, और 1% जो है आपके जर्मन बोलने वाले लोग हुआ करते थे। पूरे बेल्जियम की बात हो रही है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद में डच है, यानी डच बोलने वाले लोग हैं। यहाँ पे थोड़े से कम जो है आपके फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, और मात्र 1% जो है जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग हैं। लेकिन कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि जो राजधानी ब्रुसेल्स है, याद रखिए, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। तो बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है। इसमें फ्रेंच भाषा के जो लोग हैं वो अधिक हैं, और डच भाषा के जो, जबकि देश में डच भाषा के लोग अधिक हैं, वहीं बता रहे थे कि पूरे देश में डच भाषा बोलने वाले लोग अधिक हैं, लेकिन फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग राजधानी में अधिक थे। तो राजधानी में जब अधिक थे तो हुआ ये कि यहाँ पर जो राजधानी में जो फ्रेंच बोलने वाले लोगों की अधिकता थी, बहुलता थी, इसी कारण इनका राजनीतिक महत्व और आर्थिक महत्व, यानी आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव डचों से ज्यादा था। तो जब डचों से ज्यादा था, हालांकि डच ज्यादा थे पूरे बेल्जियम में, लेकिन राजधानी में जो है ये फ्रेंच लोग ज्यादा थे और डच लोग कम थे। तो राजनीतिक प्रभुत्व जो था या आर्थिक प्रभुत्व था, ये अपेक्षाकृत डच बोलने वाले लोगों से थोड़ा अमीर हुआ करते थे, राजनीतिक पकड़ इनकी ज्यादा थी। तो राजनीतिक अधिकार इनका ज्यादा होने के कारण डच अपने आप को हीन भावना समझने लगे, और दोनों वर्गों में ऐसा, दोनों भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में तनाव की स्थिति और अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी बीच हुआ क्या कि बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, और वो 4 संशोधन करके और डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच का जो तनाव था उसको खत्म कर दिया गया। अब ये 4 जो संवैधानिक संशोधन है वो कौन कौन किए गए? देखिए यहाँ पे, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई, ताकि न तो डच और न ही फ्रेंच कोई अपने आप को हीन भावना से न समझे, यानी उसको लगे कि भाई हमारी सत्ता में साझेदारी जो है समान है। आगे दूसरा क्या है? कुछ शक्तियां, ध्यान से समझिए, कुछ शक्तियां राज्य सरकार, याद रखिए, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को भी दिया गया, कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास रखा गया, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दिया गया। तो जो निचले तबके की सरकार है, जो निचले तबके की सरकार है, अपने आप को ये समझने लगी कि हमारा भी कोई सहयोग है, इस गवर्नमेंट को चलाने में, इस देश को चलाने में हमारा सहयोग है। इस प्रकार जो है दूसरा संशोधन किया गया। तीसरा संशोधन क्या है? सामुदायिक सरकार, यानी भाषा संस्कृति से जुड़े विषयों के अधिकार पर जो है सरकार का निर्माण किया गया, यानी सामुदायिक सरकार का निर्माण हुआ। और फिर कह रहा है कि अगला, राजधानी ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी जो राजधानी में जहां पहले फ्रेंच लोगों की अधिकता थी, वहां पर डच बोलने वाले लोगों का और फ्रेंच बोलने वाले लोगों का दोनों का समान प्रतिनिधित्व दे दिया गया, यानी उनको लीडरशिप बराबर दे दी गई, ताकि दोनों में कोई अलगाव और दोनों में कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। तो इस प्रकार विविधता के बावजूद जो है बेल्जियम में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बावजूद भी बेल्जियम की सरकार ने एक सफल रणनीतिक परिचय देते हुए और 4 संवैधानिक संशोधन करके अपने यहाँ अलगाव और टकराव को क्या किया? दूर किया। तो ये आपका बेल्जियम का एक सकारात्मक पहलू था। जस्ट विपरीत हम लोग चलेंगे श्रीलंका पे। तो श्रीलंका में कहानी थोड़ी सी उल्टी थी। देखिए श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका में यहाँ नेगेटिव प्रभाव जो है देखने को मिलता है। क्या था कि पूरे श्रीलंका में 74% जो है सिंहली थे, जो बहुसंख्यक थे, और 18% जो है तमिल थे। अब इसमें हुआ क्या? देखिए, किसी भी चीज का पहले पृष्ठभूमि समझना जरूरी होता है। अब हुआ ये कि 1956 में सिंहली भाषा को आधिकारिक भाषा, वहां की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। तमिलों के साथ जो अल्पसंख्यक थे उनके साथ नौकरियों और शिक्षा में भेदभाव किया जाने लगा।
अब इससे हुआ क्या कि इसके परिणाम स्वरूप पूरे श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बन गई, सामाजिक विभाजन होने लगा। और सामाजिक विभाजन होने लगा तो ये परिणाम क्या हुआ, इसमें तमिल के जो तमिल लोग थे, जो अल्पसंख्यक थे, वो अपने आप को हीन भावना से अब देखने लगे कि हम लोग का पूरे श्रीलंका में कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी भाषा तमिल थी, उनकी भाषा सेंली थी, तो सेंली को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। नौकरियों में भेदभाव किया जाने लगा, शिक्षा में भेदभाव किया जाने लगा, यानी ये लोग प्रभावित थे और तमिलों को शोषण किया जाने लगा। तो ये हीन भावना से अपने आप को देखने लगे, जिससे परिणाम स्वरूप जो है लंबा गृह युद्ध स्टार्ट हो गया पूरे आपके श्रीलंका में। और आपको आश्चर्यजनक बात एक बता दें कि ये जो गृह युद्ध है इतने लंबे समय तक चला कि 2009 में जाकर के जो है ये गृह युद्ध समाप्त हुआ। याद रखिएगा, देखिए 2009 में जो है गृह युद्ध समाप्त हुआ। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कमेंट करके कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका याद रखिएगा वो कब जो है आजाद हुआ था। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि श्रीलंका जो है कब आजाद हुआ था। चलिए उसके बाद जो है अगले टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं। देख रहे हैं कि श्रीलंका में बेल्जियम ने क्या किया था कि बेल्जियम ने अपनी बुद्धिमानी दिखा करके संविधान में 4 संशोधन किया और अपने देश में सत्ता की साझेदारी का एक सफल उदाहरण पेश किया। जबकि वहीं श्रीलंका जो है यह इसके गलत डिसीजन से सेंहली को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना, नौकरियों में तमिलों के साथ भेदभाव करना, इसी कारण लंबा गृह युद्ध हुआ, सामाजिक विभाजन हुआ, दोनों समुदाय आपस में टकराने लगे। और देखना है सत्ता की भागीदारी न होने से संघर्ष क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जो है श्रीलंका का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये एक सकारात्मक पहलू है, दूसरा जो है श्रीलंका वाला ये नकारात्मक पहलू है। कमेंट करके बताइएगा श्रीलंका कब आजाद हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है, तो सत्ता की साझेदारी के अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप है। हालांकि हम लोग कंप्लीटली पूरा समझ रहे हैं कि सत्ता की जो साझेदारी है इसका रूप क्या है। तो सत्ता की साझेदारी पहले हम लोग को देखना है रूप, यानी याद रखिए पहला का रूप क्या है, तो सरकार के अंगों का विवरण। देखिए सरकार के जो पार्ट्स होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जैसे भारत में सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। सबका अपना अपना काम होता है। जैसे विधायिका का काम होता है नियम कायदे कानून बनाना, कार्यपालिका को उसको लागू करवाना, उसके बाद न्यायपालिका काम होता है कि यदि उस नियम को कोई फॉलो नहीं कर रहा है या उसके विरोध कोई जा रहा है तो न्यायपालिका काम होता है उसे न्याय दिलवाना। तो ये पूरा का पूरा जो स्तर है ये सरकार का निर्माण करता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही सिस्टम है, केवल विधायिका है और वही तीनों काम कर रहा है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। सरकार जो है विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भागों में बटी हुई है। कार्यपालिका का अलग काम है, विधायिका का अलग काम है, न्यायपालिका का अलग काम है। अभी हम बताया विधायिका का काम होता है नियम कायदे कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उस नियम कायदे कानून को लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम है इनका देख रेख करना कि ये नियम कायदे कानून सही से लागू है कि नहीं है। इसका भूमि के स्तर पर नहीं, जमीनी स्तर पर जो है इसका जो है यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काम न्यायपालिका का होता है। उसके बाद सरकार के स्तरों पर विवरण। देखिए भारत सरकार ने जो है, भारत सरकार में पहले ऊपर सबसे पहले केंद्र सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार है, उसके बाद जो है स्थानीय सरकार है। तो सरकार का भी लेवल है कि ऊपर सबसे ऊपर केंद्र सरकार पूरे राष्ट्र को देखेगी, उसके बाद राज्य सरकार हो गया, और एक स्थानीय सरकार है। हमारे गांव स्तर तक एक सरकार होती है जिसे पंचायती राज व्यवस्था में आप लोग पढ़ेंगे, तो एक स्थानीय सरकार होती है। तो सरकार का भी वितरण किया गया है, एक बनाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया, एक लोकल गवर्नमेंट हो गया, लोकल बॉडी जिसे बोलते हैं। जैसे ग्रामीण इलाकों में आपके पंचायती राज व्यवस्था है, नगर पंचायत, जो शहरी इलाके हैं नगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है। तो एक प्रकार से सरकार का भी अलग अलग रूप है यहाँ पर, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग गवर्नमेंट का निर्माण किया गया है। उसके बाद सामाजिक समूहों के आधार पर विवरण किया गया है, जैसे धर्म, भाषा, जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व का उदाहरण दिया गया है। जैसे बेल्जियम की जो सत्ता की साझेदारी है आपको समझाया गया था। उसके बाद अगला जो है राजनीतिक दलों, दबाव समूहों का विवरण। जैसे गठबंधन सरकारें बनती हैं, बहुदलीय प्रणाली है, हितों और समूहों की भूमिका होती है। जैसे भारत में बहुदलीय प्रणाली है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिंगल पार्टी है और एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, वही पार्टी जीतेगी, वही पार्टी सरकार बनाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती है और बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे समर्थक हैं जो उस चुनाव में भाग लेते हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि हाँ भाई हम सत्ता में साझेदारी करने के लिए हमारे पास क्षमता है, हमारा अधिकार है एक तरह से। तो यहाँ पर बहुदलीय शासन प्रणाली जो है सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है सत्ता की साझेदारी का। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो
ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ भाग छूटा है, उसमें बता देंगे कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है। कमेंट करके आप बताइएगा। ये पहला वीडियो है एसएसटी का 2026-27 सत्र के लिए। यदि आप लोग का कमेंट आएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम बनाएंगे। और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।